ओके, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो मून है वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिरता है, उसका क्या रीजन है। जबकि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है मून के ऊपर, देन व्हाई डज नॉट मून फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। जो है मून वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिरता है अगर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो। ओके, तो इन चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन है डिस्टेंस और वेलोसिटी का। ये डिस्टेंस और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से जो मून है वो अर्थ की तरफ नहीं गिरता। उसके बजाय वो क्या करता है, फ्लाइंग करता है, ऑर्बिटिंग करता है। क्या करता है, फ्लाइंग करता है या ऑर्बिटिंग। अब ऑर्बिट कैसे क्रिएट होती है तो उसके बारे में सुनिए। जैसे कि हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैंने अर्थ को यहां पर बनाया, दिस इज द अर्थ, और हमने इसके ऊपर एक बिल्डिंग को मान लेते हैं या किसी टावर को मान लेते हैं, या ये मेरे पास ये एक माउंटेन है। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को गिराएंगे नीचे की तरफ, थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। तो उस केस में देखिए क्या होगा, हमें ये पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर थ्रो करते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। जैसे कि एक बिल्डिंग थी, अगर मैं इस बिल्डिंग से किसी भी बॉल को ऐसा गिरा देता हूं, थ्रो करता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ना बढ़ करके ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा और इस तरह से नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये जो पाथ होता है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। और ये जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो मैंने तो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसके पास वेलोसिटी है नो डाउट, लेकिन ग्रेविटी उसको कहां खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। इस वजह से वो इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और पैराबोलिक पाथ पर जाकर के लास्ट में ग्राउंड को हिट करता है, ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। यहां पर ये इसको स्ट्राइक करेगा। ओके, तो अब अगर अर्थ के ऊपर ये माउंटेन है और इसके माउंटेन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, एक इसके टॉप से मैं किसी बॉल को या किसी स्टोन को थ्रो कर रहा हूं, तो मैंने उसको कुछ वेलोसिटी दी और उसको थ्रो किया। ये मैंने इसको ऐसा थ्रो किया, तो थ्रो करेंगे तो मैं तो सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूंगा, सामने की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या आप बोल सकते हैं टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मैं इसको थ्रो करूंगा, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी इसको कहां खींचना शुरू कर देगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कुछ देर बाद ये जो स्टोन मैंने थ्रो किया था ये जाकर के इसको यहां पर हिट कर जाएगा, ये इस जगह पर इसको टकरा जाएगा। ओके, तो हमने डिस्टेंस तो चेंज नहीं की, डिस्टेंस तो अभी भी मैं यही रखूंगा। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में मैंने इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। पहले मान लीजिए मैं इसको 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थ्रो कर रहा था, तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थ्रो करता था तो ये इतना दूर जा करके यहां पर गिर जाता था। अब मैंने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, मैंने उसकी वेलोसिटी कर दी, पहले उसकी वेलोसिटी थी 1000 किलोमीटर पर आवर, विच इज ए वेरी हाई वेलोसिटी। तो इस केस में हमें ये दिखा, मून के लिए बात कर रहे हैं आप, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बोल सकते हैं, या लास्ट में हम इसको मून के लिए ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने इस वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया 1500 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही मैंने इस वेलोसिटी को इंक्रीज करके इस डायरेक्शन में थ्रो किया, अर्थ की ग्रेविटी ने इसको अट्रैक्ट किया और अब इसका पाथ ये हो चुका है। तो देखिए यहां जाकर के ये इसको स्ट्राइक करेगा। अब अगर मैं और वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं और वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं तो उस केस में ये वाला पाथ फॉलो होता है, तो उस केस में ये ऐसा जाता है और जाकर के यहां पर अर्थ को स्ट्राइक करता है। अब अगर मैं और ज्यादा वेलोसिटी करूंगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, तो आंसर है ये जो स्टोन है ये क्या करना शुरू कर देगा, ये ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देगा, या क्या करना शुरू कर देगा, फ्लाइंग करना शुरू कर देगा। तो मैंने अब इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करके 3600 किलोमीटर पर आवर कर दिया, 3600 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी वेलोसिटी से अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो ये इस पाथ को ऐसा फॉलो करता है और अर्थ की तरफ लगातार गिरता जाता है और इस तरह से ये इसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है।
अब ये स्टोन यहां पर है, जब हमने इसको थ्रो किया यहां पर आया और आगे गया, यहां पर आया और आगे गया, यहां पर आया, तो ग्रेविटी इसको लगातार खींच रही है, ग्रेविटी इसको लगातार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये फ्री फॉल ही कर रहा है। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल ही कर रहा है। और लेकिन इसका पाथ कैसा हो गया, इसका पाथ ऐसा सर्कुलर हो गया, और हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं ऑर्बिट। तो ये इस ऑर्बिट के अंदर, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर अब क्या करने वाला है, घूमने वाला है। एंड इट इज ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। इट इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मून के साथ भी ऐसा ही है। ये कॉम्बिनेशन है किसका, डिस्टेंस का और वेलोसिटी का, कि अर्थ से इसकी कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, और किसका, वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस केस में अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, ये पैराबोलिक पाथ पर जाना चाहेगा, लेकिन इसका जो पैराबोलिक पाथ है, इसका जो पैराबोलिक पाथ है वो अर्थ के कर्व के साथ मैच करना शुरू कर देगा। इसका जो पैराबोलिक पाथ है वो किसके साथ मैच करना शुरू कर देगा, अर्थ का जो कर्वेचर है, ये अर्थ का जो कर्वेचर है इसके साथ मैच कर रहा है इसका पैराबोलिक पाथ। तो ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली फ्री फॉल कर रहा है। सो इट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, लेकिन किसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऑर्बिट में। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ऑर्बिटिंग। जो ये स्टोन है या जो सैटेलाइट है ये क्या कर रही है, ऑर्बिटिंग कर रही है। इट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, तो इस तरह से मून भी क्या करता है, मून भी क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। या आप इसकी बजाय एक और वर्ड बोल सकते हैं कि ये इट इज ऑलवेज मूविंग साइडवेज, ये हमेशा साइडवेज जा रहा है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इट इज ऑलवेज मूविंग साइडवेज एंड मिसेस द अर्थ। और अर्थ को क्या कर देता है, ये अर्थ के सरफेस की तरफ ही गिर रहा था, लेकिन दोनों का कर्वेचर सेम होने की वजह से ये अर्थ को मिस कर गया। फिर उसके बाद फिर से ग्रेविटी इसको खींच रही है, फिर आगे बढ़ता है, फिर अर्थ को मिस कर जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर अर्थ को मिस कर जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसकी वेलोसिटी को इतना इंक्रीज कर देंगे कि ये क्या करना शुरू कर देगा, साइडवेज में फॉल करना शुरू कर देगा, गिरना शुरू कर देगा, तो हम बोलेंगे कि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो है, लेकिन ये हमेशा अर्थ को मिस कर रही है। अर्थ को मिस करती जा रही है, मतलब कि ये हमेशा साइडवेज फॉल हो रही है। ये हमेशा कैसा फॉल हो रही है, इट इज फॉलिंग साइडवेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाई डज मून नॉट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। इस वजह से जो मून है वो अर्थ की तरफ नहीं गिरता है। और सैटेलाइट्स की भी ऑर्बिटिंग हम ऐसे ही फिक्स करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट्स को इंस्टॉल करते हैं। रॉकेट यहां से लॉन्च करते हैं और अर्थ के चारों तरफ ऐसा ऑर्बिट में उसको घुमाते हैं, अर्थ के चारों तरफ उसको ऑर्बिट में घुमाते हैं। और जैसे कि ये वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो सैटेलाइट्स हम लोग लगाते हैं अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो हम सैटेलाइट लगाते हैं उसके साथ एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, उसको मोशन में ला करके छोड़ देते हैं। अब अर्थ के सरफेस के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो उस सैटेलाइट के साथ कोई भी पार्टिकल कोलाइड नहीं करेगा जिससे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, और इस चीज का हम लोग बेनिफिट लेंगे। कैसे, तो हम लोग यहाँ से रॉकेट को लॉन्च करेंगे, रॉकेट लॉन्च करके उसको ऐसा ऑर्बिट के अंदर घुमाएंगे। ये रॉकेट के साथ में हमने क्या जोड़ रखी है, रॉकेट के साथ में हमने ये सैटेलाइट जोड़ रखी है। ये इसको ऐसा लेकर के जा रहा है आगे की तरफ। अब रॉकेट आगे बढ़ते बढ़ते बीच में से यहाँ से हट जाता है, बीच में से इसका लिंक तोड़ देते हैं। लिंक तोड़ते ही रॉकेट तो अपना दूसरा पाथ फॉलो करना शुरू कर देता है, और ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट फिर इस ऑर्बिट के अंदर घूमना शुरू कर देती है। इट इज ऑलवेज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। यहां पर ये सैटेलाइट के सोलर पैनल्स होते हैं, लाइट एनर्जी से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सोलर पैनल के थ्रू, और ये सैटेलाइट फिर क्या करती है, इस तरह से इस ऑर्बिट के अंदर ऐसा आगे बढ़ती रहती है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, लेकिन इसका जो पाथ है, इसका ये जो कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, इसका ये जो पाथ है ये अर्थ के कर्व के साथ मैच करता है। तो इस वजह से ये हमेशा
क्या करता है, इट इज ऑलवेज फॉलिंग साइडवेज। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, इट इज ऑलवेज फॉलिंग साइडवेज एंड मिसेज द अर्थ। ये हमेशा साइडवे में फॉल हो रहा है और अर्थ को मिस करता जा रहा है। अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं जिसको आईएसएस बोला जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कौन सी कंडीशन को फील करते हैं, वेटलेसनेस। वो कौन सी कंडीशन को फील करते हैं, वो वेटलेसनेस को फील करते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट की वायर अगर कट जाए तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होंगे और वो कभी भी उसकी दीवारों के साथ नहीं टकराएंगे। जैसे कि ये लिफ्ट थी और यहां पर ये वायर थी, तो वायर अगर कट हो जाएगा, अगर वायर टूट जाएगा तो ये लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। अगर वायर यहां से कट गया तो ये लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी और इसमें जो भी पर्सन होगा वो कौन सी कंडीशन को फील करेगा, वो वेटलेसनेस को फील करेगा। उसका रीजन क्या है, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उन सब पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट के लिए बोल रहा हूं सिर्फ मैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, ये भी गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। तो दोनों ही सेम वेलोसिटी से गिर रहे हैं, तो ये इसमें क्या करेगा, ये इसमें फ्लोट करेगा, ये इसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और कौन सी कंडीशन को फील करेगा, वेटलेसनेस को। देखिए जीरो ग्रेविटी नहीं बोल रहा हूं, जीरो ग्रेविटी नाम का कुछ भी नहीं होता है। यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, सब लोग क्या करते हैं, सब ये जो सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। तो जीरो ग्रेविटी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वेटलेसनेस की कंडीशन मिल सकती है। अब दोनों को इकट्ठा मत कर देना, दोनों को जोड़ मत देना आप। जीरो ग्रेविटी एक अलग चीज है और वेटलेसनेस एक डिफरेंट चीज है, एक डिफरेंट तरीका है एक्सप्लेन करने का। देखिए क्या, अब यहां पर जो एस्ट्रोनॉट है, अब मैंने बोला ये सैटेलाइट क्या है, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ये जो सैटेलाइट है जो 3 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है और अर्थ के सरफेस से लगभग 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, इट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अभी मैंने लिफ्ट के एग्जांपल में यही तो बताया कि जब ये लिफ्ट की वायर कट जाएगी तो ये नीचे गिरेंगे, तो उस केस में ये फ्लोट करेगा इसके अंदर और कौन सी कंडीशन को फील करेगा, वेटलेसनेस को। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, यहां पर ये सैटेलाइट क्या कर रही है, ये फ्री फॉल ही तो कर रही है। और फ्री फॉल के अंदर, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, फिर फ्लोट करेंगे, क्योंकि वो भी उसी स्पीड से गिर रहे हैं, जिस स्पीड से ये गिर रही है उसी स्पीड से ये गिर रहे हैं इसके अंदर। तो सबकी वेलोसिटी सेम है, उस केस में ये इसके अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं और कौन सी कंडीशन को फील करते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन को फील करते हैं। ग्रेविटी तो काम कर रही है, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाएंगे तो ग्रेविटी कम नहीं होगी अर्थ की, ज्यादा चेंज नहीं आएगा उसकी ग्रेविटी में। तो यहां पर जो एस्ट्रोनॉट है उन पर भी ग्रेविटी वर्क कर रही है, जो सैटेलाइट है उस पर भी ग्रेविटी वर्क कर रही है, इसी के कारण से तो ये फ्री फॉल कर रही है टूवर्ड्स द अर्थ, फ्री फॉल कर रही है टूवर्ड्स द अर्थ। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ये सारी एक्सप्लेनेशन है वेटलेसनेस के लिए, और जो मून है वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिरता और जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिरती, ये सारी एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को फाइंड किया था, उसी तरह से हम मून के ऊपर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ gravitational acceleration calculate the value of gravitational acceleration on the
सरफेस ऑफ द मून, ये कैलकुलेट करना है। ओके, अब क्वांटिटीज गिवन नहीं है तो वो क्वांटिटीज मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे ये मून है, इसकी जो रेडियस होती है दैट इज 1740 किलोमीटर, इसकी जो रेडियस है 1740, और इसका मास हमें पता है, वो हमने इस अर्थ और मून के क्वेश्चन में लिखा था 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। इसको डायग्राम में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको स्टेटमेंट में लिख दूंगा, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। गिवन नहीं होगा तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। मास ऑफ मून, mass of moon is 7.4 into 10 to the power 22 kilograms, and radius of moon 1740 kilometer। ओके, अब देखिए जो मास ऑफ मून है, मास ऑफ मून इट इज 7.4 into 10 to the power 22 kilograms, and radius of moon is 1740 kilometers। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन को, अच्छा कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको किलोमीटर में नहीं मीटर में लिखना पड़ेगा। मीटर में करेंगे तो क्या होगा, 1740 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करते ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। तो कितनी जीरोज है, 4 जीरोज है, तो मैं इसको लिख दूंगा 174 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। 174 इंटू 10 टू द पावर 4, देखिए 4 जीरोज है तो मैंने इसको 10 टू द पावर 4 लिख दिया। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, स्मॉल जी कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ प्लैनेट सन जो भी यहाँ लिखना है, और उसकी रेडियस। तो यहाँ पर मून है तो मास ऑफ मून आ जाएगा और रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करना है। और ये सारे कांस्टेंट होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करोगे, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून, मून का मास कितना है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून, मून की रेडियस है 174 इंटू 10 टू द पावर 4 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी g इज इक्वल टू, देखिए जो डिजिट्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। ये मैंने आपको तरीका बता रखा है कि किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे हम लोग, 10 टू द पावर जितनी भी है, 174 का स्क्वायर करोगे सो इट विल बी 174 इंटू 174 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11, ये रहा 10 टू द पावर 22। अपस्टेयर्स की क्वांटिटीज लिख दी हमने, अब डाउनस्टेयर्स की क्वांटिटी लिखते हैं, 10 टू द पावर 4 स्क्वायर इट विल बी 10 टू द पावर 8। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 10 टू द पावर 8 को अपस्टेयर्स में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इट विल बी 10 टू द पावर -8। तो 22 है, -11 है और -8 है, ये -19 हो जाएगा। -11 और -8 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। सो इट विल बी 22 -19 3। तो जब इसको पूरे को सॉल्व करके लिखेंगे तो 10 टू द पावर 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, 6.67 इंटू 7.4 डिवाइड बाय 174 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। इस पूरे को सॉल्व करके 10 टू द पावर 3 लिख दिया हमने। अब पॉइंट्स को हटा देते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए क्या कैलकुलेशन होगी। यहां पर ये हमने पॉइंट को जैसे ही हटाया, इसके डिवाइड में लिख देंगे 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में लिख देंगे 10। ये भी 10 टू द पावर 3 है, डिवाइड में भी 10 टू द पावर 3 है, ये कैंसिल हो गया जी। ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, 1000 से 1000 कैंसिल। अब बची डिजिट्स,
डिजिट्स रह गई 667 इंटू 74 डिवाइड बाय 174 इंटू 174। बस अब जो जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देंगे। अदरवाइज हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगर कैंसिल नहीं होते हैं तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करना पड़ेगा। बस एक डिजिट कैंसिल हो सकती है 2 से। देखिए क्या क्या कैंसिल होंगे, ये 2 से कैंसिल होगा 74, इट विल बी 37 एंड 174 कैंसिल होगा तो ये 87 आ जाएगा। बस अब इसके बाद हम और कुछ भी कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो जो क्वांटिटीज बच गई हैं उनको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 667 इंटू 37 स्क्वायर लिख दिया हमने, डिवाइड बाय क्या क्या बच गया 87 इंटू 174। देखिए ये वाला मल्टीप्लीकेशन हम पहले कर चुके हैं, 667 इंटू 37 ये था 24679, ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है 24679, 667 इंटू 37। ओके अब 87 इंटू 174 ये होगा आई थिंक 15,100, 87 या 84 138, 15,138। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो ये सॉल्यूशन मिलेगा आपको 1.63। पॉइंट के बाद दो डिजिट तक ही आपको सॉल्व करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसको आप सॉल्व कर लेना। एंड यूनिट क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून, ऑन द मून, मून के ऊपर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। देखिए अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाती है 9.8, अगले सेकंड में हो जाती है 19.6, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 1.63, अगले सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी इसकी जस्ट डबल, ये हो जाएगा 2 पॉइंट डेढ़ है ना 3 हो जाएगा, हाँ 3.2 के आसपास हो जाएगा, 3.2 हो जाएगी, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा डबल। तो वहां पर एक्सीलरेशन ये रहेगा 1.63, 1 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 1.63, अगले सेकंड में हो जाएगी 3.2 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 3.2 के आसपास हो जाएगी। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द मून। इसी तरह से अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सन पे निकालना चाहते हैं तो सन पे भी निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अगर आप मार्स पे निकालना चाहते हैं तो मार्स पे भी निकाल सकते हैं। सन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आएगा वो काफी ज्यादा आएगा, 160-150 के आसपास आएगा। तो अगर मैं वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो उसकी स्पीड 1 सेकंड बाद 150 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगले सेकंड में 300 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सो द एक्सीलरेशन इज वेरी हाई ऑन द सन, सन के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच।